संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, वायलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वायलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। तो आइए सुनते हैं वायलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की पहली कड़ी। संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। मित्रों, वायोलिन एक ऐसा वाद्य जो पश्चिम से आया और हमारे यहाँ हमारे संगीत में बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से रच बस गया। पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में चेंबर म्यूजिक से लेकर फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा तक इस्तेमाल किए जाने वाला ये वाद्य, इसका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ और किस तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ संगीत में किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, इसकी शास्त्रीयता के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए विविध भारती के स्टूडियोज में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा जी। कंडारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। शुक्रिया आप विविध भारती का और श्रोताओं का। आपका अपने ही घर में स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। श्रोताओं, अपने घर में मैंने इसलिए कहा क्योंकि पंडित एस.एल. कंडारा साहब आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक से लेकर सहायक केंद्र निदेशक और उसके बाद दूरदर्शन में चीफ प्रोड्यूसर यानी प्रमुख निर्माता के पद पर कार्य कर चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। कंडारा साहब, वायलिन के बारे में हम तफसील से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि वायलिन का जन्म कहाँ हुआ और कैसे इसे पश्चिम में संगीत में इसे स्थान मिला। जयंत जी, वायलिन अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे नज़र आया और परिपूर्ण साज, परिपूर्ण वाद्य की तरह इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने पाया और देखा। जहाँ तक इसके जन्म का या इसके उद्भव का प्रश्न है, भारत में कुछ भ्रांतियाँ हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रावण हत्था करके एक इंस्ट्रूमेंट था। हाँ। उसका एक ये इनकारनेशन और मॉडिफाइड रूप है, पर मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जैसा वायलिन मैंने देखा है, वो वायलिन पाश्चात्य देशों का ही प्रोडक्ट मुझे लगता है। 16th सेंचुरी में जी इस वाद्य को पहली बार 1530 में फेरारी साहब की पेंटिंग में, एक बहुत बड़े पेंटर थे फेरारी, ग्रैंडेजियो फेरारी, ये फ्रांस के पेंटर थे। उनकी पेंटिंग में ये परिलक्षित हुआ 1530 में, और 1530 में इस साज के 3 तार उसके साथ बंधे हुए थे, 3 वायर्स इंस्ट्रूमेंट। हाँ। अब विविध भारती में तो अपनी लिमिटेशन है, नहीं तो श्रोताओं को हम लोग वो साज की पेंटिंग बताते थे। तो कोई बात नहीं, श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इस बाजे का जो ओवरऑल पैटर्न जो अभी एक्सेप्टेबल है और वर्तमान में उपलब्ध है, वो इस्टेब्लिश हुआ अमाटी फैमिली के जेकब स्टेनर और एंटोनियो स्टेडीवेरी। ये 2 लोगों ने इसका जो वर्तमान स्वरूप है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं। वो उन लोगों ने इसको वर्तमान शेप दिया। जी जी। अब स्टेडीवेरियस के नाम से तो बाजा ये प्रचलित है, और मेरे पास भी जो वायलिन एक है जी, वो स्टेडीवेरियस मैक है, और ये वर्ल्ड ओवर ये जो मैक है बड़ा ऊंचे दर्जे पे देखा जाता है। हाँ जी। बड़े बड़े वायलिनिस्ट इस मैक के वायलिन बजाते हैं। ये मान लेने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये बाजा पश्चिमी बाजा है। इसका आगमन हमारे देश में किस तरह से हुआ? ये अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट हमारे यहाँ जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी
का अधिग्रहण यूं कहिए कि वो निवेशवाद के कारण आना शुरू हुआ जी। तो मद्रास में सबसे पहले बैंड के साथ ये बाजा वहाँ पे उपस्थित था। अच्छा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंड मास्टर्स लोग जो थे हाँ हाँ हाँ। वो इसका उपयोग बैंड में करते थे। और मद्रास में जो बालू स्वामी दीक्षितर साहब थे, ये बहुत बड़े कंपोजर थे, मुथु स्वामी दीक्षितर जी, उनके भाई थे। तो उन्होंने इस बाजे को देखा और बैंड वाले जो एक्सपर्ट्स थे उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की। हाँ हाँ। और सबसे पहले उन्होंने उस बाजे को सीखा और उसको अपने हिसाब से बजाने की कोशिश की। वाह। हाँ। ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये लगभग 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ और उस ज़माने में शुरुआत के बाद साउथ इंडिया में वायलिन इतना छा गया जी कि आज हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में, हर गायक के साथ, हर वादक के साथ वायलिन आप बजता हुआ देखेंगे। जी जी। कंडारा जी, ये मैं जानना चाह रहा था कि पश्चिम में इसे जिस तरह से बजाया जाता है, इसके तारों की ट्यूनिंग जो की जाती है उसमें, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है इसे अपना लिया गया, मगर इसकी ट्यूनिंग में फर्क है दोनों जगह जो बजता है जी। वो क्या खास फर्क है? देखिए, पश्चिम में जो ट्यून करते हैं बड़े बड़े लोग, यहूदी मेनन साहब, लोकासस वगैरह जी, ये मसा परे का एक स्केल हमारे यहाँ कहते हैं। हाँ हाँ। मंद्र तार जो है मिलाते हैं मध्यम में, फिर सा हो गया, फिर पंचम, फिर आखिरी तार जो है वो ऋषभ हाँ। तार सप्तक की। और ये स्केल कुछ दिनों तक हमारे यहाँ चला, फिर उसके बाद में आगे जो भी इसमें परिवर्तन हुए वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वादकों का इस पे जो सिद्धहस्त अधिकार है, हाँ हाँ हाँ, वो अद्भुत है, उसकी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते। इनमें बहुत से स्टालवार्ड्स हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। एक प्रमुखता से जिनका नाम लिया जा सकता है वो है यहूदी मेनुहिन। बहुत से अनडाउटेडली भारतीय संगीत प्रेमी उन्हें जानते हैं क्योंकि यहूदी मेनुहिन साहब ने पंडित रविशंकर जी के साथ मिलकर के जो काम किया है संगीत के क्षेत्र में, बिल्कुल वो अद्भुत है। डेफिनेटली। और यहूदी मेनुहिन साहब वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पहचाना और उसको इज्जत दी जी। उसमें पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब और मेरे गुरुजी पंडित रामनारायण जी। और गज के बाजों को वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में सबसे महान माना गया, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो शुरुआत में यहूदी मेनन साहब के साथ कुछ बहुत बड़ा, उनके मेरे कहने से बड़े नहीं हो जाएंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, उनका कुछ एक मैं चाहता हूँ कि एक कोई यहूदी मेनुहिन द्वारा कंपोज किया हुआ एक जो संगीत रचना है उसकी झलक सुनवाते हैं। बहुत बहुत आदर की बात है, एंड इट विल बी ग्रेट ट्रिब्यूट टू दैट पर्सनैलिटी। उनको आदर मिलेगा और मैं वो आदर का भागीदार बनना चाहता हूँ आपके साथ। जी जी, आइए सुनते हैं।
इस खूबसूरत रचना को सुनने के बाद पंडित जी, भारत में आपने बताया कि दक्षिण में इसे बालूस्वामी दीक्षितर ने इसे अपनाया, सीखा और बहुत अधिक लोकप्रिय किया। इसका प्रचलन उत्तर भारत में किस तरह से हुआ और कौन इसके प्रणेता रहे हैं? जयंत जी, सबसे पहले जब मैंने होश संभाला तो इस बाजे को देखा, संगीत के बड़े विद्वान, मनीषी, ऋषि जी जी जो भी कह लें उनके लिए कम है, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब। तो उनका दिनमान पे एक फोटोग्राफ था वायलिन हाथ में लिए हुए। हाँ हाँ हाँ। तो इस बाजे को सबसे बड़ी इज्जत उनके हाथ में जाने से उत्तर भारत में मिली। उन्होंने इस बाजे को इज्जत बख्शी। वो कैसा बजाते थे, हमारे पास उसके कुछ रिकॉर्ड्स ही हैं मेरे ख्याल से। श्रोताओं को उनमें से कोई उपलब्ध हो तो सुनवाएं। जी अवश्य। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का बजाया हुआ राग सिंदूरा की एक झलक अपने श्रोताओं को सुनवाएं। बिल्कुल, बड़े आदर के साथ श्रोताओं को ये पेश करिए आप। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के वायलिन पर बजाई राग सिंदूरा की झलक हमने सुनी और श्रोताओं, इसी के साथ वायलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी यहाँ समाप्त हो रही है। फिर भेंट होगी, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एस.एल. कंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला में तकनीकी सहयोगी निखिल धामापुरकर और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Ba-da-da-da-da.